हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्या देखा था, हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को, पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस को यूज करके हम बच्चों को अच्छे तरीके से ज्ञान दे सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो है, हमारा सेकंड पार्ट है, हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे जो आई होप 100% ये चांस बनते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एलटी ग्रेड मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग लॉ ऑफ लर्निंग और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियोस देखेंगे। ओके, सो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यस, हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्क्राइब अ सिनेरियो वेयर यू वुड यूज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट टू टीच न्यू फिजिकल स्किल बाय लिंकिंग इट टू प्रीवियसली लर्न स्किल। हिंदी में क्या है, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आप पहले सीखी हुई स्किल को नई स्किल सीखने के लिए जोड़कर समझाएंगे। हमको क्या करना है, हमको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग्स का यूज करके हमको क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का यूज करके हमको क्या बताना है कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बेसिस पे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आवर लर्निंग विल बी वेरी ग्रेटफुल। हमारा लर्निंग क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। हमारा लर्निंग कैसा होगा, इनहेंस करेगा, हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो बढ़ेगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और इसके बाद में आपको क्या है, जो हमारे लर्निंग के टाइप्स है, जो हमारे लर्निंग के प्रिंसिपल है, और हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद अच्छे तरीके से चीजें पढ़ा दूंगा। सबसे पहले हमारा आंसर आता है इंग्लिश में, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम अपने जो आंसर्स हैं हम उनको 3 पार्ट में बांटेंगे, मीनिंग, मेन बॉडी, और उसके बाद हम कहां जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो हमारा सबसे पहले आता है मीनिंग। हमारा मीनिंग क्या कहता है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विच मीन्स अप्लाइंग प्रीवियसली लर्न skills or knowledge to learn a new skill. In physical education, this help in faster learning because students connect new movement with familiar ones. It also involves psychological factor like memory, past experience, intelligence and motivation. तो बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। सबसे पहला है हमारा, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बेस पे है, और ये क्या हेल्प करता है कि हम कोई अगर जो नई स्किल सीखने वाले हैं, हम अगर कोई नई स्किल प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो किस तरीके से हमारा जो पुराना लर्निंग है वो हमको नई लर्निंग सीखने में हेल्प करेगा। यही क्या करना है, हमको बताना है कि किस कौन से सिनेरियो से हमारे जो पुरानी लर्निंग है वो हमको ट्रांसफर करके नई लर्निंग में हमको हेल्प करेगी। और इसमें क्या क्या चीजें काम करती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे आपकी मेमोरी, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी इंटेलिजेंस और आपका मोटिवेशन। अब इसी तरीके को बेटा हिंदी में देख लो, सरल भाषा में आप लोगों के लिए। यह प्रश्न ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखने के स्थानांतरण पर आधारित है, जिससे हम पहले सीखी हुई स्किल का उपयोग नई स्किल सीखने में करते हैं। इससे सीखना आसान और तेज हो जाता है। इससे स्मृति, अनुभव, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का महत्वपूर्ण रोल है। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब क्या बताते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो किस तरीके से बच्चों को नई स्किल को सीखने में मदद करता है, और कौन कौन से तरीके से हम बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ओके, हमारा मेन बॉडी इसका सबसे पहले हम इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। हमारा सिनेरियो क्या होगा, क्या क्या सिनेरियो होगा, जिस सिनेरियो के बेसिस पे हम क्या करेंगे, बच्चे का लर्निंग इंप्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, a practical example can be seen while teaching badminton smash to students who already know overhand throw in
थ्रो बॉल और क्रिकेट। हम एक सिनेरियो देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बैडमिंटन का जो स्मैश होता है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा बैडमिंटन को स्मैश कर रहा है, वो इस तरीके से अपना पोजीशन बना रहा है, तो वो जितना तरीके से अच्छे से स्मैश कर पाएगा, अगर वो पहले क्या सीखा हुआ है, वो पहले वो थ्रो बॉल और क्रिकेट में थ्रोइंग सीखा है। हम क्रिकेट में कैसे थ्रो करते हैं, ऐसे तो नीचे से फेंकते नहीं है, हमारा थ्रो क्या होता है, हम ऐसे थ्रो करते हैं और ऐसे बॉल फेंकते हैं। तो ये जो हमारा मूवमेंट है, ये किसमें हमारा हेल्प कर रहा है, ये हमको हेल्प कर रहा है बैडमिंटन के न्यू स्किल को सीखने में। अगर हमने बचपन में क्रिकेट खेला है, थ्रो बॉल खेला है, तो हमारा जो प्रीवियस स्किल है थ्रो बॉल का और क्रिकेट का, वो हमको हेल्प कर रहा है किस चीज में, हमको बैडमिंटन के स्मैश सीखने में। ठीक है, सो नो ओवरहेड थ्रो, here the teacher uses positive transfer of learning where previously learned motor skills helps in acquiring new skills. The body movement, arm action, coordination and timing are similar in both activity. मैंने आपको बताया ना कि किस तरीके से हमारा जो प्रीवियस एक्टिविटी है, प्रीवियस जो लर्निंग है, प्रीवियस जो हमारे स्किल्स है, वो हमको न्यू स्किल सीखने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर है। बेटा देखो चार टाइप के ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है और बाइलेटरल होता है। ठीक है, ये चार टाइप के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होते हैं, ये मैं भी आगे चल करके आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। फर्स्ट, द टीचर रिकॉल्स द स्टूडेंट प्रायर नॉलेज, कॉग्निटिव लर्निंग एंड डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द ओवरहेड थ्रो इज सिमिलर टू द स्मैश। This activates memory and association. Then using the principle of readiness, the teacher ensure students are physically and mentally prepared. Skills are broken into steps, part method for better understanding. Through repeated practice, law of exercise and feedback, student improve performance. Reinforcement, praise, encouragement increase motivation, especially intrinsic motivation. Different learners are supported through individual differences. Some may need more demonstration, visual learning, while others learn by doing. Kinesthetic learning, also personality factor, confidence level, introversion, extroversion are considered to ensure participation. So हमारा इस आंसर में हमने क्या क्या चीजें देखी, हमने देखी बेटा उस बच्चे का मेंटल स्टेट कैसा है, वो चीजें सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है। हमने उसका रेडीनेस देखा, हमने ये देखा कि वो फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है। उसको अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स टास्क सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको पार्ट बाय पार्ट में सिखाएंगे, होल मेथड में नहीं सिखाएंगे, पार्ट मेथड में सिखाएंगे। और हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज का हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज कराएंगे, जिसके हेल्प से क्या हो, बच्चा और अच्छे तरीके से चीजों को क्या कर सके, सीख सके। और फीडबैक जरूर देंगे, फीडबैक जरूर लेंगे, दोनों फीडबैक काम करेंगे बच्चे को परफॉर्मेंस के लिए, और उसके साथ साथ उसको मोटिवेट करेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, उसको अवार्ड देंगे, उसको रिकॉग्निशन देंगे, जो उसके आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन दोनों को बढ़ाएगा बच्चे को और अच्छे तरीके से सीखने के लिए। और उसके साथ हम क्या करेंगे, हम उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखेंगे। सो बेटा देखो, लॉज जो हमारे साइकोलॉजी है ना, वो बहुत छोटी है, वो बहुत बहुत प्रिसाइज है। अगर आपने कुछ चीजें समझ ली ना, तो ये सब क्वेश्चंस आप आराम से कर जाओगे, आराम से एक ऐसा सटीक आंसर लिख दोगे साइंटिफिक टर्म्स का यूज करके, ऐसे ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म्स का यूज करके, कि सामने वाला जो आपका टीचर है, सामने वाला जो एग्जामिनर है, वो भी क्या होगा, आपके आंसर से प्रभावित होगा, आपके आंसर से खुश होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आंसर बनाया है, इस तरीके से आपको आंसर बनाने हैं जो आपको हेल्प करेंगे और ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में। ओके, सो ये आपको समझ में आया बेटा, इंग्लिश में जो भी चीजें मैंने समझाई। अब बेटा हम आते हैं हिंदी के तरफ। अब हिंदी में देखो चीजें थोड़ी अच्छी हो जाती है, चीजें थोड़ी मीनिंग आपको और क्लियर हो जाएगा अगर आप हिंदी के हो तो। मुख्य भाग इसका क्या है, मान लीजिए हम बच्चों को बैडमिंटन का स्मैश सिखा रहे हैं और बच्चों
को पहले से ओवरहेड थ्रो, क्रिकेट थ्रो बॉल आता है। मैंने बताया अगर बच्चे को पहले से क्रिकेट का थ्रो आता है तो वो क्या करेगा, बैडमिंटन का स्पैश अच्छे से सीखेगा। अगर बच्चा पहले से ही बैडमिंटन खेलता है तो उसको टेनिस के स्मैशेस, टेनिस प्लेइंग अच्छे से आएगी। तो ये क्या है, हमारे कुछ ऐसे ट्रांसफर है जो हमको प्रीवियस नॉलेज हमारे पर्सनल अभी हमारा जो न्यू नॉलेज है उसमें हेल्प करेंगे। अब यहाँ हम पॉजिटिव लर्निंग के पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उपयोग करते हैं क्योंकि दोनों में हाथों का मूवमेंट, टाइमिंग और बॉडी कोऑर्डिनेशन समान होता है। सबसे पहले टीचर बच्चों को उनकी पुरानी स्किल याद दिलाता है, उसका न्यू ओल्ड स्किल है उसको याद दिलाएगा। फिर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव लर्निंग, और दोनों स्किल्स के बीच संबंध समझाता है। दोनों स्किल्स को संबंध समझाता है कि बेटा आपने जो चीजें प्रेजेंट पास्ट में की थी और आप जो चीजें अब प्रेजेंट में करने वाले हैं वो उसका क्या है, पॉजिटिव रोल है। आप उसके हेल्प से नई चीजें सीख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना, जो बच्चा साइकिल चला लेता है वो बच्चा बाइक और स्कूटी चलाना जल्दी सीखता है इन कंपैरिजन टू वो बच्चा जो पहले साइकिल नहीं चला पाता था। इसीलिए हमारे जो प्रीवियस लर्निंग है वो हमारे आज के पास फ्यूचर के लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। फिर तैयारी का सिद्धांत, लॉ ऑफ रेडीनेस लागू किया जाता है ताकि बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो। बच्चे को हम क्या करेंगे, मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि हाँ बेटा तुम रेडी हो, यू आर रेडी, तुम बहुत तैयार हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है कि तुम इस स्किल को सीख सकते हो। तो बच्चा क्या होता है, मानसिक रूप से तैयार होता है। स्किल को छोटे छोटे भागों में सिखाया जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्किल है तो उसको छोटे छोटे भागों में सिखाया जाएगा और बार बार अभ्यास कराया जाएगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज काम करेगा। टीचर प्रशंसा और फीडबैक देगा, प्रशंसा भी करेगा, फीडबैक भी देगा, जिससे उसकी मोटिवेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे। कुछ देर सीखते हैं, कुछ करके कुछ सीखेंगे और कुछ चीज बता करके। साथ ही बच्चों को पर्सनैलिटी जैसे शर्मीले या आत्मविश्वास को ध्यान में रखकर उन्हें शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर देखेंगे और उसके जो जो हमारा प्रीवियस लर्निंग है उसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिवली वे में ट्रांसफर करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा जो बच्चा है वो स्किल को अच्छे तरीके से सीख पाए। ओके, समझ में आया बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम इसके कंक्लूजन पार्ट में। कंक्लूजन क्या कहता है, thus by using the concept of transfer of learning along with psychological principles like memory, motivation, intelligence and individual difference, a teacher can make skill learning faster, easier and more effective in फिजिकल एजुकेशन। हमारा बच्चा क्या है, फिजिकल एजुकेशन में लर्निंग को क्या है, अच्छे तरीके से सीखेगा अगर हम किन सब चीजों को यूज करें, हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को यूज करें, हम मोटिवेशन को यूज करें, हम पर्सनैलिटी को यूज करें, हम उसके इंटेलिजेंस को यूज करें, हम उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यूज करें, तो हमारा बच्चा क्या है, ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ भी चीजों को सीखेगा। और हमारा फिर नेक्स्ट हिंदी में आता है निष्कर्ष। इस प्रकार अगर शिक्षक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, स्मृति, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी के साथ उपयोग करता है तो वह बच्चों को नई स्किल आसानी और प्रभावी तरीके से सिखा सकता है। ठीक है। तो हम अगर इन सब चीजों को यूज करते हैं, आप चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर हो या फिर आप कोई भी टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप इन सब चीजों को यूज करेंगे, इन सब टेक्निक्स को यूज करेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका बच्चे का जो लर्निंग है वो पॉजिटिव वे में जाएगा, उसके परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा। आई होप आपको बेटा ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है। अब हम बेटा हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बेटा हमारे ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बेटा लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ओके,
सो आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए। ऐसे ही बेटा मैं आपको हर वीडियो में एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ आपको उस क्वेश्चंस के पीछे के जो टॉपिक्स है उनको भी कवर कराता चला जाऊंगा। ओके, सो बेटा ये हमारा क्या कहता है, ये हमने क्या देखा, हमने उसमें देखा लॉ ऑफ लर्निंग और उसके साथ साथ हमने देखा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो हमारा सबसे पहला आता है हमारा लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, थ्रोनडाइक। सबसे पहले हमारे थ्रोनडाइक ने हमारे प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ लर्निंग दिए थे। तो हमारा सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस एंड स्ट्रेंथ। हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, लॉ ऑफ, हम क्या देखते हैं, रिजल्ट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या आ रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, किस चीज का हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारे जो हमारे लर्निंग है, हमारा लर्निंग का और हमारे प्रैक्टिस का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट बताता है। बिहेवियर फॉलोड बाय अनोइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर विकेड। अगर हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो करने का तरीका है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट काम नहीं करेगा, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। दूसरा हमारा लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिपीटेशन भी बोलते हैं बेटा। क्या, किस नाम से जानते हैं हम इसको, इसी को हम लॉ ऑफ रिपीटिशन के भी नाम से जानते हैं कि हम जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा हम किसी भी स्किल में मास्टर होंगे। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था ना, वो चांदनी चौक टू चाइना वाले में, कि अक्षय कुमार से वो जो उसका ट्रेनर होता है वो क्या बोलता है कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने 1 या 2 बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस मूव से खतरा है जो तुमने हजारों बार, लाखों बार प्रैक्टिस किया है। सो हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी इस तरीके से ही काम करता है कि आप जब कोई स्किल करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, आप अगर समझ लो आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो आपका इसमें स्मैशिंग और इसमें किक, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आपका आपका स्किल उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या करता है कि जितना ज्यादा रिपीटेशन होगा उतना ज्यादा हमारा स्किल अच्छा होगा। सो इसके यूज क्या है, हमारा इसका यूज है बेटा, कनेक्शन स्ट्रेंथन विद प्रैक्टिस। हमारा कनेक्शन जो है स्ट्रेंथन होगा, हमारा कनेक्शन अच्छा होगा विद द हेल्प ऑफ मोर प्रैक्टिस। दूसरा इसका डिसयूज का है, कनेक्शन वीकेन विदाउट प्रैक्टिस। अगर हम किसी भी चीज का अभ्यास करना छोड़ देंगे, अगर हम किसी भी चीज पे मेहनत करना छोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा कनेक्शन होगा, जो हमारा लर्निंग होगा और हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो डाउन चला जाएगा। ओके, लेटर मॉडिफाइड प्रैक्टिस अलोन इज सफिशिएंट विदाउट रीइंफोर्समेंट। बाद में क्या हुआ, थ्रोनडाइक के नियम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया कि सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं है, प्रैक्टिस क्या है, इनसफिशिएंट है। प्रैक्टिस क्या है हमारा, प्रैक्टिस हमारा इनसफिशिएंट है। अगर हम प्रैक्टिस के साथ साथ क्या दे देंगे, रीइंफोर्समेंट दे देंगे, हम प्रैक्टिस के साथ क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं, हम उसको अवार्ड देंगे, हम उसको रिकॉग्निशन देंगे, हम उसको अवार्ड, रिवॉर्ड, पैसा देंगे, हम तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और वो प्रैक्टिस के तरफ और आगे जाएगा। अब हमारा आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, हमारा मेंटली रूप से हम प्रिपेयर है या नहीं है। अगर हम मेंटली रूप से स्टेबल है या नहीं है किसी भी न्यू चीज को सीखने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है हमारा मेंटली प्रिपेयर रहना, मानसिक मानसिक तैयार। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है
तो क्या होगा बेटा, आपका जो लर्निंग है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं, आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि बेटा अगर आप क्लास में आए हो, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो बेटा क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है कि मुझे एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम निकालना है। अगर मैं क्लास में ध्यान नहीं दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा और मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। तो ये क्या है, आपका लॉ ऑफ रेडीनेस है। आप मेंटली रूप से तैयार है कि मुझे क्या करना है, मुझे तैयार रहना है। किस चीज के लिए मुझे तैयार रहना है, चीजों को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। ओके, अब इसके क्या कहता है, लर्निंग ऑकर्स व्हेन द नर्वस सिस्टम इज प्रिपेयर्ड। आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम जो है, अगर वो प्रिपेयर्ड है, क्या है, अगर वो प्रिपेयर्ड है, अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं चीजें सीखने के लिए, पूरे मेंटली, फिजिकली, काइनेस्थेटिकली आप अगर तैयार हैं, तो आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट व्हेन रेडी टू एक्ट बट प्रिवेंटेड। हमारा फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट क्या कहता है, व्हेन रेडी टू एक्ट बट प्रिवेंटेड। अगर हम तैयार हैं बट हम क्या है, प्रिवेंटेड है, छुपे हुए हैं। हम सीखना तो चाहते हैं बट हम बोलना नहीं चाहते, आगे जाकर के किसी को फेस नहीं करना चाहते। ये भी हमारे क्या है, रेडीनेस को हमारे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके अलावा सेकेंडरी लॉ क्या होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्सेस क्या करता है, वेरिएड रिस्पॉन्सेस अल्टिल सक्सेस। हमारा क्या होता है, हमारा अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। हमने एक बार कोशिश किया, हम क्या हो गए, चीजों को भूल गए। हमने दो बार कोशिश किया, हम चीजों को भूल गए। हमने 3 बार कोशिश किया, चीजों को भूल गए। बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में चीजों को हम अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। आइंस्टाइन ने भी क्या किया था, बहुत सारे बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे 999 बार हमारे जो लाइट है उसके गलत इन्वेंशन किया था, 1000वीं बार क्या हुआ, उनका सही इन्वेंशन हुआ। सो यही हमारा क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्स। हम जब जब नई नई चीजें अलग अलग टाइम पे बार बार करते चले जाते हैं, तो हमको अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। वो हमारा क्या बढ़ाते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं। वो हमारा क्या बढ़ाते हैं, वो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। वो हमारे लर्निंग को और क्या करते हैं, वो हमारे लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हम आगे चल के और गलती ना करें, हम आगे चल के हमारा परफॉर्मेंस डिक्लाइन ना हो। ओके, फिर आता है सेट एटीट्यूड, प्री डिस्पोजिशन आफ्टर लर्निंग। प्री डिस्पोजिशन आफ्टर लर्निंग क्या होता है कि आप लर्निंग के बाद किसी भी चीज को भूल ना जाए, उसको संभाल करके रखें, उसको रिकॉल करें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, सेलेक्ट अटेंशन टू की एस्पेक्ट। हमारा क्या है, हमको क्या करना है, हमको इन सब में क्या करना है, हमको इसमें क्या करना है, हमको रिलेवेंट जो हमारा जो क्या है, हमारा जो रिलेवेंट चीज है हमारे स्टडी से, उसको क्या करना है, हमको रिमेंबर करना है। ठीक है, और जो हमारा इररिलेवेंट है उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है। यही है हमारा प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट, कि हमारा जो हमारे स्टडी के काम आता है उसको हमको क्या करना है, संभाल करके रखना है। और जो चीजें हमारी स्टडी से खिलाफ होती है, हमको उसको क्या करना है, हमको उसको अपने स्टडी से बाहर रखना है, क्योंकि वो चीजें हमको क्या कर रही हैं, वो चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, फिर आता है रेस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी, ट्रांसफर ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स एनालॉजी हमारा क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ पीपल आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी खोजते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी कहां पर आया, हमने पढ़ी थी लर्निंग का ट्रांसफर, कि हमारा जो पिछला जो जो हमने स्किल सीखा उसकी कुछ चीजें और हमारा जो न्यू स्किल है उसकी कुछ चीजों में क्या सिमिलैरिटी है, जो हमको क्या कर सकती है, जो हमको हेल्प करेंगी किस चीज में, जो हमको हेल्प करेंगी बेटा किसी भी न्यू स्किल को सीखने में। ठीक है, सो ये क्या है, रिस्पॉन्स टू एनोलॉजी।
ओके, समझ में आया बेटा आपको? अब हिंदी वाले बेटा जो है, हिंदी वाले जो कुछ बच्चे हैं उनके लिए है ये कि सीखने के नियम सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। पहला है प्रभाव का नियम, अगर किसी काम के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो हम उसे बार बार कर सकते हैं, सही है। अगर किसी काम के बाद बुरा या परेशान करने वाला परिणाम मिलता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, सही है। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। मैंने आपको बताया आसान भाषा में, जिस काम से खुशी मिलती है उसे हम दोहराते हैं, जिस काम से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है हम उस काम को दोहराते हैं। अभ्यास का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, अभ्यास करना, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना सीखना मजबूत होगा, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना सीखना मजबूत होगा, और अभ्यास करना छोड़ देंगे तो हमारा सीखना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिसयूज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज, ठीक है, लॉ ऑफ यूज और डिसयूज के नाम से जानते हैं। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो सीखी हुई चीज कमजोर हो जाएगी। अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो जो भी चीजें हमने सीखी थी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। बाद में बदलाव, सिर्फ अभ्यास ही काफी नहीं है, प्रोत्साहन रीइंफोर्समेंट भी जरूरी है। हर चीज में बेटा देखो, हमने प्रोत्साहन बताया था ना कि आप जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट, आपको अवार्ड मिलेगा, आपको रीइंफोर्समेंट, आपको मोटिवेशन आएगा चीजों को अच्छे तरीके से सीख करके करने के लिए। फिर आता है हमारा थर्ड, तैयारी का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या कहता है, जब हमारा दिमाग और शरीर सीखने के लिए तैयार होता है तभी सही सीखना होता है। जब हमारा दिमाग और शरीर हमारा तैयार है किसी भी चीज को सीखने के लिए तो हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर हम कुछ करने के लिए तैयार है लेकिन हमें करने नहीं दिया जाता है तो चिड़चिड़ा पर फ्रस्ट्रेशन होता है। सही बात है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, किस लिए कि बेटा ये तो मत करो, ये मत कर बेटा, तू इसमें फेल हो जाएगा, तेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, तू अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये सब जाने बिना कि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं, वो क्या करते हैं, अरे न न न न न बेटा आप, अरे भाई साहब आपके बच्चे से नहीं होगा, अरे बहन जी आपके बेटी से नहीं होगा, आपके बेटे से नहीं होगा, वो अपना टाइम और आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। बट आपको इन सब चीजों को इग्नोर करके क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। अब आता है कुछ सेकेंडरी लॉ, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, कई प्रयास करना, सेट एटीट्यूड, सोच आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ मैं कर जाऊंगा। फिर प्रोपेटियंसी ऑफ एलिमेंट, मुख्य बात का ध्यान रखना है, इधर उधर की चीजों को साइड करो। रिस्पॉन्स, असमानता से देखना है, जो हमारे समान है हमारी चीजों से, अगर मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा हूं, मुझे ये टॉपिक फायदा कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को सीखूंगा, ठीक है, यही है रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी। फिर एसोसिएट शिफ्टिंग, संबंध बनाना, हमको क्या करना है, टॉपिक्स के स्किल्स के बीच में संबंध बनाना है जिससे हमारा क्या हो, हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो, जो हमारा ओल्ड ट्रांसफर है वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर हो। इसका मतलब है एक संकेत स्टिमुलस की जगह दूसरा संकेत आ जाना, ठीक है। अगर देखो हमारा क्या होगा बेटा, हमारा ट्रांसफर अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसी संकेत से किसी और स्किल को भी कर सकते हैं, यानी पुरानी चीज की जगह नई चीजों से प्रतिक्रिया जुड़ जाती है। सही बात है एकदम, समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर एसोसिएटिव सिस्टम आ गई। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। हमारे मॉडर्न साइंस सिंथेसिस में लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल, मोटिवेशन प्रिंसिपल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, हमारा आंतरिक मोटिवेशन और हमारा बाहरी मोटिवेशन, सेल्फ एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेंसी वैल्यू, ठीक है। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद द हेल्प ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस, आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी वैल्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू होता है प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी वन, विल आई सक्सीड। देखो जो हमारा ये होता है ना बेटा, ये हमारा एक्सपेक्टेंसी वैल्यू, ये दो तरीके से बांटा गया है। एक है एक्सपेक्टेंसी
1 और दूसरा है एक्सपेक्टेंसी 2। ठीक है, तो हमारा पहला क्या कहता है, विल आई सक्सीड। और दूसरा क्या कहता है, वाई शुड आई, वाई शुड आई डू दिस। ये दो टाइप के एक्सपेक्टेंसी होते हैं। पहला क्या कहता है, विल आई सक्सीड, क्या मैं सक्सेस करूंगा, और दूसरा क्या कहता है, वाई शुड आई डू दिस, मुझे ये क्यों करना चाहिए। तो हमको एक्सपेक्टेंसी वैल्यू देखनी है कि हमको हमारा जो एग्जैक्ट में जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर हमको मिल रहा है, कि हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, कि मैं ये चीज करूंगा तो मुझे आगे चल के क्या मिलने वाला है, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है। इनफैक्ट हम लाइफ में सारी चीजें इसीलिए करते हैं ना, कि हमको बेनिफिट चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमको आगे चल करके बेनिफिट चाहिए, कि किस तरीके से हमारा क्या हो, हमारा मोटिवेशन और हमारा लर्निंग अच्छा हो सके। दूसरा है प्रायर नॉलेज प्रिंसिपल, हमारा ओल्ड नॉलेज प्रिंसिपल, हमारा ओल्ड स्किल प्रिंसिपल, हमारा ओल्ड चीजें हमको किस तरीके से हेल्प करेंगी। तो न्यू लर्निंग बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, अगर हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज अच्छा है तो हमारा न्यू लर्निंग ऑब्वियस सी बात है बनेगा बेटा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेटिंग स्कीमा। ठीक है, एक्टिवेटिंग स्कीमा, स्कीमा बेटा मैंने आपको, हमने किसमें स्कीमा बेटा, हमने क्या है, लर्निंग के जो हमारे अलग अलग हमारे लर्नर्स है ना, जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्कीमा। जो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, की हमारा जो नॉलेज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमारा जो एक इमेज हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हम एक इमेज बना लेते हैं। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम उसका एक दिमाग में इमेज बना लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक चीज बोला, मैंने बोला एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो आपके दिमाग में एक एप्पल का इमेज बन गया। मैंने बोला बी फॉर बैट, तो आपके हाथ में बैट का बन गया। हमने बोला बी फॉर बॉय, तो बॉय का आपके दिमाग में इमेज बन गया। तो ये आपको क्या करता है, ये आपका एक स्कीमा आपको हेल्प करता है किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्कीमा आपका जितना अच्छा होगा, आपका प्रायर नॉलेज आपका जितना अच्छा होगा, आप उतने अच्छे तरीके से अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। किस चीज के लिए, चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब दूसरा हमारा आता है डेवलपमेंटल प्रिंसिपल, रेडीनेस एंड स्टेज अप्रोप्रिएट लर्निंग। हमारा रेडीनेस हमारा बच्चे का है या नहीं है, या फिर उसके अलावा हमारा स्टेज उसका अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कितने साल का है, बच्चा है 5 साल का, मगर हम उसको एडवांस स्किल करा रहे हैं। हम उसको क्या करा रहे हैं, हम उसको एडवांस स्किल करा रहे हैं। तो ये बेटा स्टेज अप्रोप्रिएट लर्निंग नहीं है। हमको उसके स्टेज को, हमने बच्चे को स्टेज देखना है। यही हम किसमें पढ़ते हैं, यही हम पढ़ते हैं बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। इंडिविजुअल डिफरेंस जो हम पढ़ते हैं ना, ऑफ एनीवन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, जब हम उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो हम उस इंसान के डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको चीजें बताते हैं और चीजें आगे पढ़ाते हैं। ओके, दूसरा है कंसीडर कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जो हमारा संज्ञात्मक और हमारा सोशल जो हमारा और इमोशनल डेवलपमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारा क्या है ये, हमारा ये है संज्ञात्मक। दूसरा है हमारा सामाजिक, और तीसरा है हमारा, तीसरा क्या है, भावनात्मक।
हम इन सब तीनों चीजों को ध्यान में रख करके बच्चों को कोई भी नई स्किल सिखाते हैं कि वो उसके कॉग्निटिव, उसके वो दिमाग में जा भी रहा है या नहीं है, बच्चा समझ भी रहा है या नहीं, तर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये उसके समाज को, ऐसा तो नहीं है कि उसके सामाजिक चीजों को ये आहाना कर देगा, ये उसके सामाजिक चीजों को आघात कर देगा और उसके भावनाओं, उसके इमोशनल को ये डिसबैलेंस कर देगा, ये उसके इमोशंस को ठेस पहुंचाएगा। सो ये सब चीजें भी देख करके हमारा लर्निंग को हम अच्छा बना सकते हैं। अब उसके बाद आता है प्रोसेस प्रिंसिपल, एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल और पैसिव लर्निंग प्रिंसिपल। लर्निंग रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट, यह सही बात है। मैं आपको बेटा पढ़ा रहा हूं, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप मन से और तन से, आप फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं होंगे चीजें सीखने के लिए, तो क्या होगा, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव एंगेजमेंट नहीं होगा तो आपका लर्निंग डिक्लाइन चला जाएगा। आपका जो ये वाला कर्व है ना, ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, ये आपका इस तरीके से चला जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, यूपी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है वो हो जाएगा फेल। इसलिए बेटा आपको फिजिकली और मेंटली रूप से तैयार रहना है कि आप ज्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सको और अच्छे तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे। डिस्कवरी, प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। आप हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हम क्या करते हैं, हमारा एक कहावत है, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे, अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं भूल जाऊंगा, अगर तुम मुझे दिखाओगे तो मैं याद रखूंगा, अगर तुम मुझे चीजें करने दोगे तो मैं चीजें समझ जाऊंगा। तो हर चीज का क्या है बेटा, हर चीज का एक अलग अलग रोल है, हर चीज का रोल अलग अलग है कि अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं चीजें थोड़े टाइम के बाद भूल जाऊंगा, अगर तुम मुझे चीजें दिखाओगे तो मुझे चीजें याद रहेगी, अगर तुम मुझे चीजें करने को दोगे तो मैं उस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाऊंगा। तो क्या है, डिस्कवरी लर्निंग हमारा प्रोजेक्ट है, हमको जो चीजें करके देनी, हमको चीजें, टीचर बोलता है ना कि बेटा करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, ये हमारा लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल जो है ना, क्या है हमारा, लर्निंग बाय डूइंग, ये जो हमारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल ऑफ, ये जो प्रिंसिपल है ना हमारा लर्निंग बाय डूइंग, ये हमको ज्ञान को अर्जित करने में बहुत सहायता करता है। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा लर्निंग उतना ही अच्छा होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये? सीखने के सिद्धांत, मॉडर्न प्रिंसिपल्स हमारे, अभी मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मॉडर्न प्रिंसिपल, सीखने वाले आधारित, सेंटर्ड, सेंटर्ड प्रिंसिपल, प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन प्रिंसिपल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से प्रेरणा। जब हम खुद की इच्छा से कुछ सीखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सीख सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने भी हम चीजों को खुद से सीखते हैं, हम अच्छे तरीके से और सीख सकते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, बाहरी प्रेरणा, आपका बाहरी प्रेरणा, आप लोगों को देख करके, आसपास की चीजों को देख करके कितना सीखते हैं। आपने सचिन तेंदुलकर को देख करके क्या सीखा, बैटिंग करना सीखा। आपने विराट कोहली को देख करके बैटिंग करना सीखा। आपने सुनील छेत्री को देख करके फुटबॉल खेलना सीखा। आपने सुनीता विलियम्स को देख करके सोचा कि मैं यार साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। आपने स्टार, फिल्म स्टार को देख करके सीखते हैं कि नहीं यार मैं इसके जैसा हीरो, इतना स्मार्ट बनूंगा। तो ये आपका क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जब इंसान अंक या दबाव से सीखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी आपका बहुत काम करता है आपको चीजें सिखाने में। अगर आपका आत्मविश्वास जितना अच्छा होगा, आप चीजों को उतने अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत, प्रायर नॉलेज, ठीक है, प्रायर नॉलेज जो हमने बताया, लर्निंग, जो आपका पुराना लर्निंग होगा वो भी आपका बहुत काम करेगा आपके चीजों को सीखने में। नई चीजें हम पुरानी जानकारी के आधार पर सीखते हैं,
सही बात है, हम पुरानी जो हमारा नॉलेज होता है उसके बेसिस पे हम नई चीजों को सीखते हैं, इसलिए पहले से जो जानते हैं उसे याद करना और जोड़ना जरूरी है। पहले से जो चीजें हम जानते हैं, पहले से जो चीजें हमको याद है, उन सब चीजों को जोड़ना और उन सब चीजों को क्या करना, उन सब चीजों को अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिला करके रखना हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। किस चीज में, हमारे लर्निंग को बढ़ाने में। तीसरा क्या है, हमारा विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स। सीखना तभी सही है होता है जब वह हमारी उम्र और स्तर के अनुसार हो। अगर आपका उम्र है 5 साल और आप 20 साल की चीजों को सीखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपके उम्र के हिसाब से ही आपको चीजें सिखानी चाहिए, आपको चीजें वैसी सीखनी है। ठीक है, इससे ध्यान रखना चाहिए सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, हमको सारी चीजें ध्यान रख करके क्या करना है, हमको बच्चों को सिखाना है। प्रक्रिया से जुड़े सिद्धांत, प्रोसेस लर्निंग, सक्रिय सीखने की सिद्धांत, एक्टिव लर्निंग प्रिंसिपल। सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी जरूरी है, आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि खोजना, प्रैक्टिस करना और अप्लाई करना भी आपका जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। मैंने बताया ना, क्या बताया था, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये भी आपका जरूरी है किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। ओके बेटा, अब ये हमारा आता है फीडबैक प्रिंसिपल। ये क्या है, हमारा फीडबैक प्रिंसिपल। फीडबैक प्रिंसिपल हमारा जो चीजें हैं ये मैं बताता हूं बेटा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, फीडबैक प्रिंसिपल्स। क्या है फीडबैक प्रिंसिपल्स, हमारे क्या है लर्निंग के, जैसे हमने प्रिंसिपल्स सारे पढ़े वैसे ही क्या है हमारे लिए फीडबैक बहुत जरूरी है। क्या होना चाहिए, हमको टाइम टू टाइम, हमको क्या पता चलनी है, टाइम टू टाइम हमको ये पता चलना चाहिए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। और ये हमको क्या बताएगा, ये हमको कौन बताएगा, ये हमको बताएगा हमारा फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक इसलिए जरूरी है। अब हमारा ये टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक फीडबैक, इनहेंस लर्निंग। अब हमारा फीडबैक जो है ना बेटा, वो क्या होना चाहिए, एकदम टाइम से होना चाहिए। अगर हमारा फीडबैक हमको, मैंने आपको वीडियो दिया, आपने तुरंत मुझे फीडबैक दिया, आपने तुरंत मुझे फीडबैक दे करके बताया कि सर आपने वो चीजें ना गलत बताई थी, आप ये चीजें इस तरीके से बता सकते थे, इस तरीकों को ऐसा कर सकते, तो क्या है उस तुरंत ही मैं उन सब चीजों को करेक्ट कर लूंगा। इसलिए फीडबैक जरूरी है टाइम पे, और स्पेसिफिक फीडबैक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन और आप मुझे बायोलॉजी के लेवल में, आप मुझे फिजिक्स के लेवल में फीडबैक दे रहे हो, उससे जोड़ करके फीडबैक दे रहे हो। ठीक है, अब दो आता है हमारे फीडबैक, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा समेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग और साथ साथ, जो चीजें हमारा क्या है, किसी भी लर्निंग प्रोग्राम के साथ साथ हमारा फीडबैक दे रहे हैं। जैसे मैं आपको सोचिए, मैं आपको ले रहा होता अगर लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में आप क्या है मेरे साथ ही साथ आप मुझसे चैट करते रहते, तो ये क्या है मेरा ड्यूरिंग फीडबैक है, ये मेरा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव फीडबैक है। अब आता है हमारा समेटिव फीडबैक। समेटिव फीडबैक हमारा क्या कहता है, समेटिव फीडबैक करता है लास्ट या खत्म होने के बाद। ये हमारा लास्ट पे फीडबैक होता है, जब हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जब हमारी सारी लर्निंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आ करके आप क्या देंगे फीडबैक कि नहीं सर आपने वो चीजें सही बताई थी, मगर वहां पर आप इस तरीके से पहले करते तो और अच्छा हो सकता था। ये है हमारा समेटिव। फॉर्मेटिव क्या है, ड्यूरिंग, और समेटिव है लास्ट। समझ में आया बेटा। अब हमारा क्या आता है, ट्रांसफर प्रिंसिपल्स, जो हमारा मेन इस क्वेश्चन में था, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखो बेटा, आप
यहां पर देख पा रहे होगे आपको दो ट्रांसफर दिख रहे हैं, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इसके अलावा भी दो ट्रांसफर होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर की। प्रायर नॉलेज एड न्यू लर्निंग। हमारा जो पुराना ज्ञान है वो हमको सहायता करता है किसी नई चीज को सीखने में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। जब हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की वजह से हम कोई नई चीज को सीख पाते हैं, वो होता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर। गॉट इट। और नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, प्रायर नॉलेज इंटरफेस। हमारा जो है प्रायर नॉलेज वो क्या करता है, इंटरफेस। अब बेटा पॉजिटिव के हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हमने क्या देखा था, बैडमिंटन, बैडमिंटन स्मैश। ये हमारा है न्यू और ये हमारा है ओल्ड। अब ओल्ड क्या है हमारा, बॉल थ्रो और क्रिकेट थ्रो। क्रिकेट में जो हम बॉल थ्रो करते हैं उसका हमारे बैडमिंटन के स्मैश में पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। ये हमारा हो गया एक। अब इसका एक और एग्जांपल आता है बैडमिंटन और टेनिस। बैडमिंटन से टेनिस, ठीक है। एक और आता है हैंडबॉल से बास्केटबॉल। तो ये क्या है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमारे पॉजिटिव ट्रांसफर के, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कुछ एग्जाम्पल है। ये हमारे ऐसे टेक्निक्स है, कुछ ऐसे गेम्स है जो हमको, ये हमारे ऐसे स्किल्स है जो हमको न्यू स्किल सीखने में हेल्प करता है। ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा नेगेटिव ट्रांसफर, प्रायर लर्निंग इंटरफेस। जो हमारा पिछला लर्निंग होता है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है। वो इंटरफेयर करता है किस चीज में, वो इंटरफेयर करता है किसी नई चीज को सीखने में, रोकने में। सो हम क्या करते हैं, हम प्रायर चीज को इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि ये ट्रांसफर ना आए, ये नेगेटिव ट्रांसफर ना हो, कि हम क्या करें, हम ऐसी तरीके से अपनाए, कोई टेक्निक को यूज करें जिसके हेल्प से हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर हो। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ओल्ड स्किल्स होते हैं ना, वो हमारा इंटरफेयर कर देते हैं किस चीज को, न्यू स्किल, नई स्किल को सीखने में। ओके। अब आता है हमारा इसके बाद थर्ड स्किल। आपको दो स्किल इसमें दिया नहीं हुआ है, एक होता है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर क्या होता है बेटा, जीरो ट्रांसफर का मतलब होता है जब आपका आपका ओल्ड स्किल से न्यू स्किल में ट्रांसफर हो रहा है मगर कोई इफेक्ट ही नहीं है। आप ना न्यू स्किल सीख पा रहे हैं ना पुरानी स्किल को आप आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो जीरो ट्रांसफर क्या होता है, जीरो ट्रांसफर होता है नो ट्रांसफर ऑफ स्किल्स। ये होता है हमारा जीरो ट्रांसफर। अब इसके बाद एक आता है हमारा बाइलेटरल ट्रांसफर। बाइलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, किसी हम बैडमिंटन से हम क्या सीख रहे थे, बैडमिंटन से हम सीख रहे थे टेनिस, बट बैडमिंटन से हम टेनिस नहीं सीख पाए, हमने कोई और तीसरा स्किल सीख लिया। ठीक है। बाइलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, हम क्या बैडमिंटन से हमने क्या सीख लिया, हमने बैडमिंटन से सीख लिया टेनिस के साथ साथ कोई और अच्छा स्किल। ओके, ये समझ गए। अब एक और आता है हमारा बाइलेटरल ट्रांसफर में, अब बायलेटरल ट्रांसफर का मतलब बेटा समझो आप। बायलेटरल ट्रांसफर हमारा क्या कहता है, बायलेटरल ट्रांसफर हमारा कहता है कि जब हम कोई भी स्किल सीखने का प्रयत्न करते हैं, जब कोई भी स्किल सीखने का ट्राई करते हैं, तो क्या होता है, हम एक स्किल के साथ साथ कोई नई चीज भी हम सीख जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल लो, हम फुटबॉल में समझ लो हम राइट किक करना सीख रहे हैं, राइट लेग से किक। सो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा लेफ्ट लेग से भी
किक क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ये हमारा है बाइलेटरल ट्रांसफर। हमारा बाइलेटरल में क्या हुआ, हम कोशिश तो कर रहे हैं राइट लेग से किक मारने का, बट उसके साथ साथ हम लेफ्ट लेग से भी किक मारना सीख जा रहे हैं। ये है हमारा बाइलेटरल ट्रांसफर, जिससे हमको एक एक तीर से हम दो निशाना मार लेते हैं। कहावत में एक तीर से दो निशाना, हम क्या है वो क्या वीरू सहस्त्र बुद्धि था ना 3 इडियट में, वो राइट से भी लिखता था और लेफ्ट से भी हाथ से लिखता था। तो क्या था उनका बाइलेटरल लर्निंग ट्रांसफर इतने अच्छे तरीके से हुआ कि उनका राइट और लेफ्ट दोनों हाथ से वो लिख लेता था। तो यही होता है बेटा बाइलेटरल ट्रांसफर। समझ में आया? अब हम आते आते इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, टीचिंग फॉर ट्रांसफर वेरिड प्रैक्टिस। ट्रांसफर और टीचिंग क्या है, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस हम कराएंगे, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस होगी तो हमारा क्या है ट्रांसफर अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, 4 तरीके के ट्रांसफर हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और बाइलेटरल। समझ में आ गया बेटा? अब उसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिस प्रिंसिपल, स्पेस प्रैक्टिस, इंटरलीव प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस। स्पेस प्रैक्टिस क्या होता है, हम मैच प्रैक्टिस मतलब लगातार खेल रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या है हमारा मैच प्रैक्टिस है। और स्पेस प्रैक्टिस क्या है हमारा, गैप दे दे करके रेस्ट कर रहे हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं और फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस्ड प्रैक्टिस। फिर इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस क्या होता है बेटा, बताओ? इंटरलीव्ड प्रैक्टिस क्या होता है, ब्लॉक्ड प्रैक्टिस। हमने क्या किया, कुछ समय के लिए रोक दिया, फिर से हम सुपर कंपनसेशन आने के बाद हमने प्रैक्टिस करवाया। और डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होता है, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड होता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण जो आपका प्रैक्टिस होता है वो होता है आपका डेलिब्रेट, कि आप एकदम डेलिब्रेट है कि मुझे तो सक्सेस चाहिए ही चाहिए, मुझे तो ये एलटी ग्रेड का पेपर निकालना ही निकालना है। आप इसी बेसिस पे आकर के आपने क्या किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब उसके बाद आता है कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल, चंकिंग, कैटेगराइजेशन, हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन। चंकिंग क्या होता है, चंकिंग मतलब बेटा क्या होता है, हम्म, क्या होता है चंकिंग? चंकिंग मतलब होता है बेटा, चंकिंग मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स टास्क को, कॉम्प्लेक्स टास्क को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। ब्रेक डाउन इन पार्ट्स। जैसे हमने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा है ना, होल पार्ट को हम क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट मेथड। हम पार्ट बाय पार्ट मेथड में यूज करते हैं कि हमारा जो मुश्किल टास्क है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको हम क्या कर सके, सिंपल कर सके। अब कैटेगराइजेशन क्या होता है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देना। अब जैसे देखो क्या क्या कैटेगरी हो सकती है बेटा, ठीक है, हमारे फिजिकल एजुकेशन में कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रिएक्शन टाइम, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, फ्लेक्सिबिलिटी और भी। तो ये सब क्या है हमारे, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे फिटनेस रिलेटेड और स्किल रिलेटेड। अब हमको क्या है, किसी एक गेम में मैं हमने समझ लो 10 चीजें की, 10 तरीके के टास्क बनाए, तो हम क्या है उस टास्क को इन एबिलिटी में क्या करेंगे, कैटेगराइज कर देंगे कि स्पीड वाले जितने भी इवेंट है इसमें चले जाए, स्ट्रेंथ वाले जितने भी है इसमें चले जाए, एंड्योरेंस वाले जितने भी है इसमें चले जाए, रिएक्शन टाइम जो बढ़ा रहे हैं इसमें चले जाए, कोऑर्डिनेटिव और फ्लेक्सिबिलिटी वाले इसमें चले जाए। तो ये क्या है हमारा कैटेगराइजेशन है।
फिर हायरार्कियल नीड्स क्या होता है, हमको उनके हायरार्की के बेसिस पे करना है कि कौन सी चीज पहले से चली आ रही है, जो चीजें हेल्प करते करते आ रही हैं। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर ऑसेबल, एडवांस ऑर्गेनाइजेबर क्या कहता है, कॉग्निटिव इंस्ट्रूमेंटल स्टडी दैट इनहेंस मीनिंगफुल लर्निंग बाय प्रेजेंटिंग इंट्रोडक्टरी हाई लेवल मटेरियल बिफोर न्यू और डिटेल कंटेंट। हम क्या करते हैं इसमें डिटेल्ड वे में चीजों को समझाते हैं बिना डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, हमने क्या किया, उसको डिटेल वे में समझाया चीजों को। ठीक है, इलोबरेशन प्रिंसिपल, डीपर प्रोसेसिंग, इनहेंस रिटेंशन। हम जितनी अच्छी तरीके से चीजों को समझाएंगे, जितने अच्छे तरीके से चीजों को आपको बताएंगे, उतने अच्छे तरीके से आपका क्या होगा, रिटेंशन, आप उसको उतने अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये क्या क्या होता है। यही है फीडबैक के अब सिद्धांत। अब हिंदी में देख लेते हैं। फीडबैक का सिद्धांत कहता है समय पर और सही जानकारी फीडबैक मिलने से सीखना बेहतर होता है। आपको जितना अच्छे तरीके से फीडबैक मिलेगा, आपको सही जानकारी मिलेगी, आप उतना। फॉर्मेटिव क्या होता है, सीखते के साथ साथ। समेटिव होता है सीखने के बाद, जैसे परीक्षा हो गई उसके बाद आपको रिजल्ट बताया गया चेक करके। ट्रांसफर का सिद्धांत मैंने बताया आपको, कौन कौन सा ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, सकारात्मक ट्रांसफर, नकारात्मक ट्रांसफर, कोई ट्रांसफर नहीं, और बायलैटरल ट्रांसफर। ये हमने 4 ट्रांसफर आपको बताया। फिर उसके बाद आता है अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस प्रिंसिपल, स्पेस्ड प्रैक्टिस, इंटर रिलेटेड प्रैक्टिस और डेलिब्रेट प्रैक्टिस। लक्ष्य के साथ अभ्यास करना है, फिर इसमें मिश्रित अभ्यास करना है, अलग अलग ट्रैफिक मिलाकर जैसे ज्यादा अच्छा होता है, अलग अलग तरीके से हमको चीजें यूज करनी है। प्रैक्टिस और स्पेस प्रैक्टिस मतलब हमको क्या देना है, बीच बीच में गैप देना है। फिर आता है हमारा मानसिक कॉग्निटिव सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल। जानकारी को अच्छे से व्यवस्थित करने को सीखना आसान होता है। हमने क्या किया, हमने सब चीजों को हलवा बना दिया, सब चीजों का क्या बना दिया, खिचड़ी बना दिया, तो आपको चीजें सबको अलग अलग करने में, समझने में बड़ा मुश्किल होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सिद्धांत। अब उसके बाद चंकिंग, टुकड़ों में बांटना, कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण करना, हायरार्की, क्रम में व्यवस्थित करना, और एडवांस ऑर्गेनाइजर, पहले से एक ढांचा देना जिससे नई चीज समझने में आसानी हो। हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को करवाना होता है ना, तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि बेटा ऐसे करना तो तुमको फायदा होगा। क्या करते हैं, उसको स्ट्रेटेजी देते हैं, उसको प्लान देते हैं ना। तो यही क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर है, उसको पहले से बता देना कि ऐसे ऐसे करोगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। विस्तार से एलोबरेशन प्रिंसिपल, किसी चीज को गहराई से समझने और जोड़ने से वह लंबे समय तक याद रहती है। समझ गए कि उसको आप जब अपने पर्सनल चीजों से जोड़ लोगे ना, तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगी। ओके, अब उसके बाद मेटालॉजिकल, मेटाकॉग्निशन प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, अवेयरनेस प्रिंसिपल, सोशियो इमोशनल प्रिंसिपल, सोशल प्रिंसिपल, इमोशनल सेफ्टी प्रिंसिपल, एडिशनल इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल है। इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, आपका हर इंसान अपने अपने से एक दूसरे से अलग होता है। समझ में आया। अब देखो बेटा, उदाहरण के तमें समझ लो, मेटाकॉग्निशन क्या आता है, इसका मतलब है अपने सोचने के तरीकों को समझना और नियंत्रित करना, कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हो, किस तरीके से चीजों को समझते हो। आपको क्या करना है, आपको इनको नियंत्रित करना है, आपको इसको कंट्रोल में रखना है। इसमें शामिल है पहले से योजना बनाना, प्लानिंग, सीखते समय ध्यान रखना, मॉनिटरिंग, बाद में खुद को जांचना, इवेल्युएटिंग। आप प्लानिंग भी करेंगे, पहले से प्लान बनाएंगे, मॉनिटरिंग करेंगे कि मैं सही चीजें कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, इवेल्युएशन करेंगे कि हाँ जो भी चीजें मैंने की वो सही हुई कि नहीं। आसान भाषा में है, मैं कैसा सीख रहा हूं यह समझना। सही है। फिर सामाजिक और भावनात्मक सिद्धांत, सोशियो इमोशनल। ठीक है, फिर उसके बाद सामाजिक सीखने के सिद्धांत, सोशल लर्निंग प्रिंसिपल, हम दूसरे के साथ मिलकर बेहतर सीखते हैं, सीखना होता है, दूसरे के साथ मिलकर बेहतर सीखते हैं, एकदम सही बात है। जब आप ग्रुप में चीजों को करके सीखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से आपकी लर्निंग होती है। हम और क्या है, समाज या समूह में, यह सही है, साथ मिलकर पढ़ाई, ग्रुप स्टडी से भी होता है। पीयर टीचिंग, आपके आसपास वाले एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से आप सीख रहे हैं। ओके,
फिर नेक्स्ट आता है हमारा भावनात्मक सुरक्षा का सिद्धांत, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर माहौल शांत और बिना डर का हो तो सीखना बेहतर होता है। अगर सोचो बेटा, मैंने आपको डरा दिया, अरे तू तो पढ़ता ही नहीं है साले, तू तो फेल हो जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं होगा जिंदगी में, तो आपके मन में क्या हो जाएगा, डर हो जाएगा, आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, जिस वजह से आपका लर्निंग क्या होगा, लर्निंग अच्छा नहीं होगा। ओके, छात्र को यह महसूस होना चाहिए कि गलती करना ठीक है, कोई डर या दबाव नहीं है। ठीक है, छात्र को ऐसा हमको महसूस कराना है कि बेटा तुम गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम नई सीख ले रहे हो उन गलतियों से, उन गलतियों को अगले बार मत करना। ठीक है, फिर अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए सीखने का तरीका भी अलग होता है। सही है, लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑडियो विजुअल, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता होती है, हर इंसान की अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ता हो। जब मैं बेटा आपको इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगा तो इंटेलिजेंस में क्या है, गार्डनर के जो भी हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। गति और पसंद, पेस और प्रेफरेंस, आपकी पेस और प्रेफरेंस क्या है, अलग अलग होती है, आपकी पेस और प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है। बेटा अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर आपको ये चीजें चाहिए तो मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके भी मुझसे ये सारे नोट्स आप ले सकते हो, जिसमें आपको आगे चल के तैयारी करने में और आसानी हो। ठीक है, अब है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, न्यूरोप्लास्टिक लर्निंग, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं। डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्निंग टाइप, यूज वेरिड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ब्रेक कॉम्प्लेक्स इनटू कंपोनेंट्स, प्रोवाइड मॉडल्स, कैटेगरी कॉग्निटिव, डिजाइन करिकुलम, इनकॉर्पोरेट स्पेस। ये सब चीजें क्या है, ये भी हमारे लर्निंग पे ही आधारित है, लर्निंग पे ही बेस्ड है। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या कहता है, हम बेहतर तब सीखते हैं जब सीखना वास्तविक जीवन के माहौल में हो। ठीक है, ये हो गया। फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत क्या होते हैं कि जो न्यूरॉन साथ में सक्रिय होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। सही बात है। यूज डिपेंडेंट बदलाव, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे दिमाग उतना खुद को बदलकर मजबूत करेगा। सही बात है। शिक्षा में एजुकेशनल एप्लीकेशन हमारा कैसे होगा, शिक्षक को पढ़ाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रोत्साहन देने चाहिए, कठिन चीजों को छोटे भागों में बांटना चाहिए, उदाहरण देकर के सिखाना चाहिए, सोचने पर मजबूर करना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, करिकुलम डिजाइन करना चाहिए, सही तरीके से अभ्यास कराना चाहिए, गलत तरीके से अभ्यास नहीं कराना चाहिए, और सोचने की रणनीति सिखाना, मेटाकॉग्निट स्ट्रेटजीज। तो ये सारे क्या है हमारे, ये है बेटा हमारे कुछ लर्निंग के क्या है, ये सब हमारे हैं लर्निंग के, हमारे प्रिंसिपल्स, लर्निंग के जो लॉज है, ये सब क्या है हमारे लर्निंग के कुछ लॉज है, और कुछ कानून है, और कुछ सिद्धांत है, और हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस तरीके से होता है ये हमने देखा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप मुझे सीधा कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। और अगर आपको डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप बस मेरे लेक्चर्स देखते जाइए। मैं देखिए 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपके सारा सिलेबस कवर करा करके आपका रिवीजन भी करा दूंगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे और आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दे करके आप टीजीटी टीचर, एलटी ग्रेड के टीचर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, तब तक के लिए चलो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। और एक और चीज, अगर आपको नोट्स चाहिए तो जरूर मुझे मैसेज करें, मुझे मेल करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। इनफैक्ट मैंने ये सब चीजें आपके लिए ही बनाया है, ये अपने पास रखने के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, चलो बेटा तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो।